So, very good morning to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल्स. गाइस, हम लोग यहाँ पे मैराथन कर रहे थे जिसमें हम लोग अपना FDI चैप्टर आज करेंगे. FDI में का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो बाहर के लोग जब इंडिया में आके इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो बाहर के लोग पैसा लाते हैं इंडिया में पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है. इसके दो रूट्स हैं. देखो, बाहर के लोग जब इंडिया में पैसा लगा रहे हैं तो वो दो तरीके से लगा सकते हैं. वो डेब्ट भी ले सकते हैं और इक्विटी भी ले सकते हैं. डेब्ट होता है ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ठीक है. लेकिन जब बाहर के लोग इंडिया में इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, जैसे फेसबुक ने जियो में पैसा लगाया, तो उसको क्या बोलेंगे? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हो रहा है. इसके दो रूट्स हैं, अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट. ऑटोमेटिक रूट में आपको किसी की भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ना RBI की ना किसी और की. अप्रूवल रूट में आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है. अब गवर्नमेंट में यहाँ पे कौन आता है? CG और RBI दोनों. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, अगर इक्विटी में आप लोग लगा रहे हो तो उसको FDI बोलते हैं, और डैप में लगा रहे हो तो ECB लगाते हैं. हर सेक्टर के अपने कैप्स होते हैं. कैप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप लोग बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते. तो कैप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय द नॉन रेजिडेंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज इन टोटल. एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही आप कर सकते हैं. उसके बाद होता है प्रोहिबिटेड सेक्टर. तो प्रोहिबिटेड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि सिगरेट्स. इसमें मैंने आपको एक निमोनिक कराया था, CS, LG, NCR. C का मतलब होता है सिगरेट, सिगार, और S का मतलब क्या हुआ? ऐसे सेक्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन नहीं है उसको बोलते हैं सिगार. ऑटोमेटिक एनर्जी, जैसे रेलवे. अब तो रेलवे है प्राइवेट के लिए हो गया, लेकिन आपको मेन ये याद रखना है, जो चीज़ प्राइवेट के लिए ओपन नहीं है उनको अलाउ नहीं है. लॉटरी, L से लॉटरी, G से गैमलिंग, N से निधि कंपनी, C से चिट फंड, R से रियल एस्टेट. तो CS, LG, NCR. CS का मतलब क्या हुआ? सिगरेट, और S का मतलब क्या हुआ? सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर. LG, L का मतलब होता है लॉटरी, G का मतलब गैमलिंग, N का मतलब निधि कंपनी, C का मतलब चिट फंड, और R का मतलब रियल एस्टेट. ये प्रोहिबिटेड सेक्टर है जिसमें बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते. FDI होता क्या? FDI प्रोवाइड अ सिचुएशन वेयर बोथ होस्ट एंड होम नेशन ड्राइव सम बेनिफिट. कुछ ना कुछ फायदे मिल रहे हैं. एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम एनी अदर कंट्री अदर देन इंडियन इन्वेस्टमेंट, इंडिया वाले नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं FDI. इंडिया इज प्रिफर्ड डेस्टिनेशन अमंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स. ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन होती है. टू प्रमोट FDI, इंडिया गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस एन इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी. आपको बनानी चाहिए. वेयर एक्सेप्ट अ स्मॉल नेगेटिव लिस्ट, एक नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के मोस्ट सेक्टर आर ओपन फॉर 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट. ज़्यादातर सेक्टर 100% ऑटोमेटिक रूट से ही ओपन है. व्हाट इज FDI? A foreign direct investment is an investment in the form of controlling ownership in the business of one country by the entity based in another country. बाहर के लोग इंडिया में आके जब इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज FDI. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोग इंडिया में क्या चाह रहे हैं? कंट्रोल चाह रहे हैं, ओनरशिप चाह रहे हैं. इन अदर बाय एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल की कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, जैसे USA, इंग्लैंड, जापान, इन एनी एंटिटी, जैसे कंपनी में, LLP में पार्टनरशिप, क्या बोला गया? FDI बोला गया. एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट एंटिटी, बाहर के नॉन रेजिडेंट एंटिटी, NRI, नेपाल एंड भूटान, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, FII, FPI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओवरसी कॉर्पोरेट बॉडी, FVC, फॉरेन वेंचर कैपिटल. एलिजिबल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टीज. एलिजिबल इन्वेस्टर्स, नॉन रेजिडेंट एंटिटी, तो कोई भी बाहर की नॉन रेजिडेंट एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूल. जब तक वो RBI से परमिशन लेता तब तक वो नहीं कर सकते. सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कैन ओनली इन्वेस्ट अंडर द गवर्नमेंट रूल. एक्सेप्ट 3 चीज़ें पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ही नहीं, डिफेंस, स्पेस, ऑटोमेटिक एनर्जी. सेक्टर्स प्रोहिबिटेड टू फॉरेन डायरेक्ट. देखो, जो प्रोहिबिटेड सेक्टर है वो तो सबके लिए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए आपको हर सेक्टर में आपको RBI से पूछना पड़ेगा. और पाकिस्तान के लिए 3 चीज़ें तो हमने मनाही कर रखी, दैट इज डिफेंस, स्पेस और ऑटोमिक एनर्जी. NRI, नेपाल एंड भूटान. तो NRI जो नेपाल और भूटान के, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कैसे?
वो इंडियन कंपनी में कर सकता है रीपैट्रिएशन बेसिस, मतलब जितना पैसा लाए हैं, देखो एक तो होता है रीपैट्रिएशन, एक होता है नॉन रीपैट्रिएशन। तो जितना लाए हैं अगर वो प्लस आपका जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बनता है वो दोनों मिला के आप लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, दैट इज रीपैट्रिएशन। लेकिन आप जितना लाए हो सिर्फ वो लेके जा रहे हो तो दैट इज नॉन रीपैट्रिएशन बेसिस। तो रीपैट्रिएशन का मतलब होता है जितना लाए वो प्लस एक्स्ट्रा भी लेके जाना। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सच इन्वेस्टमेंट शैल बी पेड बाय वे इनवर्ट। बस ये याद रखना जो भी पैसा आएगा वो बैंकिंग चैनल से आएगा, क्योंकि अगर आप लोग कैश के फॉर्म में जाते हो तो फिर वो ब्लैक मनी में कंसिडर किया जाता है। बाहर की कंपनी, बाहर का ट्रस्ट, बाहर की पार्टनरशिप भी इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में, बस पैसा बैंकिंग रूप से आना चाहिए। FII और FPI भी कर सकते हैं। FII और FPI अगर करते हैं तो सिंगल अगर वो करते हैं इंडिविजुअल FII और FPI तो 10% से ज़्यादा नहीं करेंगे, और एग्रीगेट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 24% कर सकते हैं। अगर FII और FPI कंपनी की कैपिटल का 24% से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये लिमिट कंपनी बढ़वा सकती है। सबसे पहले वो BR पास करेगी, BR पास करने के बाद SR पास करेगी, और SR पास करने के बाद अगर पास हो जाता है तो ये RBI को इंटीमेट कर देगी कि हम अपनी लिमिट 24% से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर वो 100% कंपनी की कैपिटल तक का पैसा लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक रूप। बस याद रखना अगर आप फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हो, आप इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इंडिया में सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद सच इन्वेस्टमेंट शेल बी सब्जेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ फेमा के रेगुलेशन देखने पड़ेंगे एंड एक्सटेंट ऑफ FDI पॉलिसी इंक्लूडिंग सेक्टोरियल कैप। ठीक है, तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर वो बंदे होते हैं जो बाहर के बंदे होते हैं, इंडिया की नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो इंडिया की नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट से, और आपको सेबी के पास इंडिया में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और सेक्टोरियल कैप्स वगैरह यहाँ के देखने पड़ेंगे। Investment can be made in equity or equity linked instrument, debt instrument issued by the company, LLP unit in venture capital alternate। आप इस तरीके से कर सकते हो, किसी की कंपनी की इक्विटी, डेप्ट, इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉन रेजिडेंट इंडियन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो इंडिया के पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड, इनमें भी पैसा लगा सकते हैं। बस याद रखना जो भी पैसा है वो बैंकिंग चैनल से आना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अब कहाँ इन्वेस्टी एंटिटीज, कहाँ अभी तक तो हमने देखा कौन कौन करेगा इन्वेस्टमेंट, अब ये देखेंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट। तो इंडियन कंपनी कर सकती है, इंडियन कंपनी में करोगे, इंडियन पार्टनरशिप में करोगे, ट्रस्ट में करोगे, LLP में करोगे, वेंचर कैपिटल में या स्टार्टअप में। तो सबसे पहले होता है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी में आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो इंडियन कंपनी उसके बदले में क्या देती है? शेयर्स देती है। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में करते हो तो ऐसे में आपको क्या मिलता है? अच्छा, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में कौन कर सकता है? NRI कर सकते हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिर्फ यही दोनों कर सकते हैं। और अगर ये दोनों भी करते हैं तो नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे करेंगे। पहली बात तो इनके अलावा कोई कर नहीं पाएगा ऑटोमेटिक रूट में, और अगर ये भी करते हैं तो नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, मतलब ये जितना पैसा लेके आए उतना तो लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा इंडिया में ही एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ अ फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इन इंडिया ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस प्रोवाइडेड अमाउंट जितना भी वो लोग ला रहे हैं वो एक बैंक के थ्रू लाएंगे। NRI और ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO है, तो NRI और PIO जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसी फॉर्म में ना करे जो कि क्या हो? एग्रीकल्चर बेसिस हो, प्लांटेशन हो, रियल एस्टेट हो, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है। अमाउंट इन्वेस्टेड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिपैट्रिएशन आउटसाइड इंडिया। रिपैट्रिएशन अलाउड नहीं है, और रिपैट्रिएशन कराना है तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आप RBI से पूछ लो। ठीक है, अगर आपको रिपैट्रिएशन बेसिस चाहिए तो NRI और PIO में सीक प्रायर परमिशन ऑफ RBI, आपको RBI की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर इन्वेस्टमेंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पार्टनरशिप फर्म विद रिपैट्रिएशन ऑप्शन। एप्लीकेशन विल बी डिसाइडेड इन कंसल्टेशन। फिर RBI की बात गवर्नमेंट को बताएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है तो आपको अलाउ करेगी, वरना वो रिपैट्रिएशन अलाउ नहीं करेगी। तो वापस देख लो, इंडिया की फर्म, पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन पैसा लगा सकता है? पहली बात तो लगाएगा कौन? NRI और PIO। कैसे लगाएगा? नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, मतलब अपना पैसा लेके जाओ, एक्स्ट्रा नहीं लेके जाओगे। अगर आपको रिपैट्रिएशन करना है तो आपको RBI से पूछना पड़ेगा। RBI पहले कंसल्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है तो रिपैट्रिएशन अलाउ होगा, वरना नहीं होगा।
इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट अदर देन एनआरआई और पीआईओ। अदर देन एनआरआई और पीआईओ जनरली इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडिया की फर्म, पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में। तो अदर देन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन एनआरआई और पीआईओ कैन मेक एप्लीकेशन सीक प्रायर अप्रूवल। अगर इनको करना है तो इनको आरबीआई से पूछना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंड एनआरआई पीआई नॉट इन्वेस्ट टू इन प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए, प्लांटेशन नहीं होनी चाहिए, रियल एस्टेट, प्रिंट मीडिया, क्योंकि ये सब नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। अब इंडियन ट्रस्ट में अगर आप लोग लगाते हो तो ट्रस्ट के सारे रेगुलेशंस लगेंगे, सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एलएलपी में लगाते हो तो 100% लगा सकते हो, एलएलपी मना नहीं करता, ठीक है। बस वो एलएलपी नेगेटिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए। यहां तक ही खत्म होता है। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस देखेंगे हम लोग। तो देखो रूट्स ऑफ एफडीआई क्या है, दो है, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, अप्रूवल रूट में आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। केसेस जहाँ पे फ्रेश अप्रूवल नहीं चाहिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप एक बार खुद रीड कर लेना कि कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि में आरबीआई का अप्रूवल लेने से ऑलरेडी अप्रूवल ले रखी है तो दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। मेन हम लोग जो टॉपिक पाते हैं दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जब बिजनेस करना होता है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अब इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये वही सेम डेफिनेशन है। ई कॉमर्स एंटिटी मीन्स एक कंपनी होगी जो रजिस्टर्ड होगी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013, या कोई ऐसी फॉरेन कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है एज अ फॉरेन कंपनी, या उसका ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया में हो, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया में हो तो वो भी इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। तो इंडियन कंपनी भी हो सकती है, बाहर की कंपनी भी हो सकती है, या फिर ब्रांच ऑफिस एजेंसी भी हो सकती है किसी कंपनी की जो इंडिया में खुला हो ब्रांच ऑफिस एजेंसी, तो वो भी ई कॉमर्स माना जाए। अब ई कॉमर्स में दो मॉडल्स होते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या होता है, जैसे बिग बाजार। बिग बाजार सारा सामान अपने पास रखता है और फिर उसको सोल्ड आउट करता है, मतलब ये स्टॉक होल्ड करते हैं और अपने ही स्टॉक को बेचते हैं। लेकिन मार्केट प्लेस मॉडल होता है जैसे अमेजॉन। अमेजॉन क्या करता है, एक मिडल मैन है, यहाँ से खरीदता है और यहाँ पे बेचता है। तो दो तरीके के ई कॉमर्स होते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल means an e-commerce activity where inventory of goods and services owned by e-commerce entity and sold to the consumer directly। यहाँ पे कंज्यूमर को डायरेक्टली सोल्ड किया जाता है अपना ही मटीरियल। In other words, it is a business model where the inventory of goods and services is owned by the e-commerce entity and sold to the customer directly through e-commerce platform. The seller and the e-commerce platform provided are connected with each other. Market-based model means an e-commerce providing an information technology platform by e-commerce entity on the digital and electronic network to act as a facilitator between buyer and seller। ये middleman की तरह buyer और seller के बीच में act as a facilitator करता है। In other words, it is a model of providing an information technology platform by the e-commerce entity। ये एक तरीके का आपको middleman की तरह एक technology platform provide करता है on the digital और electronic network to act as a facilitator between buyer and seller। buyer और seller के बीच में facilitator होता है। The seller and e-commerce platform provider are not connected with each other। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, ये सारे के सारे मार्केट प्लेस मॉडल है। Where the individual is purchasing a product from Flipkart, he is actually buying it from the registered seller of Flipkart। वो फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदता, रजिस्टर्ड सेलर ऑफ फ्लिपकार्ट। The product is not directly sold to by the Flipkart। Here Flipkart is just a website है जहाँ पे कंज्यूमर मीट अ सेलर। कंडीशन क्या है ई कॉमर्स में, 100% एफडीआई अलाउ होता है अंडर ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। तो इन्वेंट्री में एफडीआई अलाउ नहीं होता, मार्केट में 100% अलाउ होता है। एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। इन्वेंट्री बेस में नहीं होता, क्योंकि देखो अगर हमारा स्टॉक ही बाहर के लोग होल्ड करने लग जाएंगे तो वो फिर ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ा देंगे। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता है, विल इंक्लूड, इसमें कंप्यूटर चाहिए, टेलीविजन चैनल चाहिए और एनी अदर इंटरनेट एप्लीकेशन यूज इन ऑटोमेटिक। मार्केट ई कॉमर्स एंटिटी विल बी परमिटेड टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विथ रजिस्टर्ड
विथ सेलर रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म B2B बेसिस। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू सेलर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस की फैसिलिटी देता है, लॉजिस्टिक, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कॉल सेंटर, आप अमेजोन पे कॉल सेंटर पे बात कर सकते हो, पेमेंट कलेक्शन, ये सब देता है। ई कॉमर्स एंटिटी मार्केट प्लेस में ओनरशिप नहीं रखता, मतलब इन्वेंट्री नहीं रखेगा। अगर आप एक सिंगल कंपनी का गुड्स बिकवा रहे हो तो ऐसा होता है ना, कई बार अमेजोन कई कंपनी से टाई अप कर लेता है, तो आप मैक्स टू मैक्स एक कंपनी का प्रोडक्ट 25% से ज़्यादा नहीं बिकवा सकते। मार्केट प्लेस मॉडल में सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल होती है, पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज भी होती है, आप कस्टमर के कंप्लेंट्स भी ले सकते हो। इन मार्केट प्लेस मॉडल पेमेंट फॉर सेल शुड बी फैसिलिटेटेड बाय ई कॉमर्स एंड इन कन्फर्मेटली विद द गाइडलाइंस ऑफ RBI। जो भी आप पेमेंट लोगे वो RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से लोगे। इन मार्केट प्लेस मॉडल एनी वारंटी एंड गारंटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, ये सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। FDI सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है? सिंगल ब्रांड जहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट में काम करते हैं। याद रखना इसमें 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूल। कंडीशन क्या है सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग की? प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड बाय द सिंगल ब्रांड, एक ब्रांड का होना चाहिए, मतलब सिंगल ब्रांड के नेम पे होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंगल ब्रांड के नेम पे होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम इंटरनेशनल, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, सेम ब्रांड पे चल रहा हो। प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड अंडर द सेम ब्रांड इन वन और मोर कंट्री अदर देन इंडिया। सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग वुड कवर ओनली द प्रोडक्ट विच आर ब्रांडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फर्स्ट कॉपी नहीं चलेगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही वो ब्रांडेड होना चाहिए। और नॉन रेजिडेंट एंटिटी वेदर ब्रांडेड, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सामने वाले बंदे से कि ब्रांडेड हम लोग लेंगे, और इसमें कितना अलाउ है? इसमें है 51% तक अलाउ है FDI। ठीक है, अगर 51% तक अलाउ है और इसमें है ना 51% तक, तो आप लोग कैसे ले सकते हो? सोर्सेस वैल्यू ऑफ गुड्स विल बी डन प्रेफरली फॉर MSME, मतलब अगर आप 100% तक तो FDI अलाउ है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 51% से ज़्यादा FDI करवाते हो तो आपको एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी कि 30% आपको रॉ मटेरियल छोटी इंडस्ट्री से लेना पड़ेगा, MSME पे लेना पड़ेगा, जैसे विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन। तो याद रखना सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 100% FDI अलाउ है, लेकिन 51% से ज़्यादा कराते ही आपको क्या करना पड़ेगा? MSME से मटेरियल लेना पड़ेगा। मल्टी ब्रांड में कितना अलाउ है? इसमें देखो हमने पढ़ा एक ई कॉमर्स सिंगल ब्रांड, अब आ जाते हैं मल्टी ब्रांड। तो मल्टी ब्रांड में कितना अलाउ है? मैक्स टू मैक्स 51% ही अलाउ है। ये 51% भी गवर्नमेंट रूट से, इसका मतलब इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। मल्टी ब्रांड का मतलब होता है कि हर तरीके के ब्रांडेड आपको चीज़ मिलेगी, जैसे ये बिग बाज़ार है। अब मल्टी ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ब्रांडेड हो जाएंगे, ब्रांडेड होना चाहिए। कुछ चीज़ें अनब्रांडेड भी चलती है, जैसे कि आप बिग बाज़ार में जाते हो तो वेजिटेबल्स थोड़ी ब्रांडेड मिलेगी। मिनिमम अमाउंट 100 मिलियंस करना है आपको, और पहली बार में कम से कम 50 मिलियंस तो करना ही करना है, मतलब 50 मिलियंस तो पहली बार में लेके आना है। और जो भी पैसा आएगा वो मतलब फ्रंट एंड में नहीं लग के बैक एंड में लगेगा, और 3 साल तक बैक एंड में ही लगेगा। 30% रॉ मटेरियल इनको किससे लेना है? छोटी इंडस्ट्री से लेना है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्लांट एंड मशीनरी 2 मिलियन तक ही लगी हो। ठीक है, आप लोग अपने शोरूम खोलोगे ऐसी सिटीज़ में जिसमें मोर देन 1 लाख 10 लाख की पॉपुलेशन है। ये वाली कंडीशन लगाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकती है। FDI असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनी होती है जो बैंक्स के एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को खरीदती है। तो ये SARFAESI एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और 100% FDI कर सकती है। सिंगल FPI और FII कितना करेंगे? 10%, और एग्रीगेट करेंगे मैक्स टू मैक्स 100%। FDI एंड इंश्योरेंस कंपनी कितना FDI ले सकती है? 100%, इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है मैक्स टू मैक्स 74%, और इंश्योरेंस एजेंट कितना ले सकते हैं? 100%। तो देखो इंश्योरेंस में अभी अमेंडमेंट आया, 2 तरीके के लोग हुए। इंश्योरेंस कंपनी तो लेगी 74% तक, और इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर, सर्वेयर, अदर जो भी होते हैं वो 100% तक ले सकते हैं। कंडीशन क्या है? नो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शेल होल्डिंग बाय वे ऑफ टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मैक्स टू मैक्स 74% ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी 74% तक लेगी
ऑटोमेटिक रूट, मतलब आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है आरबीआई से, लेकिन आपको ईडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से तो पूछना ही पड़ेगा। भाई आरबीआई कहता है मैं फ्री कर रहा हूँ, ईडा थोड़ी करेगा फ्री। आपको इंश्योरेंस एक्ट के सारे कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, ईडा से नेसेसरी अप्रूवल लाइसेंस लेने पड़ेंगे। अब आप कंपनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट के भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और टाइम टू टाइम आपकी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज बोलती रहेगी वो करना पड़ेगा। एनी इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शेल बी अकॉर्डिंग, आपको आरबीआई के प्राइसिंग गाइडलाइंस को भी देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट, सर्वेयर, लॉस असेसर, ये मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं 100%। हाउ द कंडीशन ऑफ इंडियन ओन कंट्रोल शेल बी एप्लीकेबल टू इंटरमीडियरी इंश्योरेंस, ठीक है। जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, की मैनेजर पर्सन की मीटिंग वगैरह होती है वो इंश्योरेंस कंपनी को देखनी पड़ती है, एजेंट्स को नहीं देखनी पड़ती। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरा बिजनेस भी कर रही है, जैसे कि एक कोटक है, कोटक इंश्योरेंस भी है, कोटक बैंक भी है, तो देखना पड़ेगा अगर मोर देन 50% उसकी इनकम इंश्योरेंस कंपनी से आ रही है तो सारी गाइडलाइंस ये वाली लगेगी, और अगर लेस देन 50% इंश्योरेंस से आ रही है तो सारी गाइडलाइंस बैंकिंग या फिर जिस बिजनेस में वो दूसरा बिजनेस कर रहा है उसमें करनी पड़ेगी। फिर हमने पढ़ा था वाइट लेबल एटीएम्स, वो एटीएम्स होते हैं जो एनबीएफसीज लगवाती है बैंक्स के लिए, तो इसमें आप 100% ले सकते हो। मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए कि एनबीएफसी का, अगर वो वाइट लेबल एटीएम्स लगवा रही है तो 100 करोड़ का होना चाहिए। इन केस द एंटिटी इज ऑल्सो एंगेज इन एनी अदर सर्विसेज, अगर आप और कोई सर्विसेज दे रहे हो देन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी सेटिंग अप वाइट लेबल एट विल कंप्लाई द मिनिमम कैपिटलाइजेशन नॉर्म्स, आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। FDI and white label ATM shall be subject to the criteria and guidelines by RBI लगेगा। मोड ऑफ FDI, अब देखो बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा लगाएंगे तो इंडिया क्या देगी, इंडियन कंपनी देगी शेयर्स, तो इशू ऑफ शेयर बाय द कंपनी, तो इंडिया कंपनी शेयर्स दे सकती है। अब शेयर फ्रेश इशू भी हो सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी हो सकते हैं। एक्विजिशन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, बाहर के शेयर्स भी हो सकते हैं, बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं, ESOP वाले भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है हमें ईसीबी का पेमेंट करना होता है, तो ईसीबी का पेमेंट करना होता है या किसी रॉयल्टी का पेमेंट करना होता है, कोई फीस का पेमेंट करना होता है, तो उसके बदले में हम लोग शेयर्स दे सकते हैं, तो कन्वर्जन हो जाता है ईसीबी इंटू FDI। इशू ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी, कई बार हम लोग DR इशू कर देते हैं और फिर DR बाद में कन्वर्ट होके FDI बन जाता है। कई बार हम पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इशू कर देते हैं। फिर सिंगल ब्रांड मैंने आपको पढ़ाई दिया। अच्छा, बाहर से जब पेमेंट आएगा तो वो कैसे आ सकता है, व्हाट आर द मोड ऑफ पेमेंट अलाउ बाय रिसीविंग FDI इन द इंडियन कंपनी, तो सबसे पहला कैश ले लो, मतलब नॉन बैंकिंग चैनल से ले लो, कैश तो ले नहीं सकते बैंक से, NRE अकाउंट में ले लो, रॉयल्टी, लमसम फी, टेक्निकल नो हाउ उसको कन्वर्ट करके FDI इशू कर दो, इम्पोर्ट्स कोई चीज़ मंगा दी उसके बाद है ना उसको कन्वर्ट करके पैसे ना दे के FDI दे दिया, ये सब कुछ एस्क्रो अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है उसको करके हमने शेयर्स कन्वर्ट कर दिया। याद रखना आपको डिबेंचर्स, शेयर्स जो भी आप लोग इशू कर रहे हो वो आपको 180 डेज में इशू करने होते हैं, जिस दिन पेमेंट आ जाता है। 180 डेज में अगर आप लोग इशू नहीं करते तो आपको सारा का सारा पेमेंट रिफंड करना पड़ता है, प्लस इंटरेस्ट जो भी बनेगा। इशू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये देखो आपको 180 डेज में पैसे आते ही आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, या कन्वर्जन जिस दिन होगा उसके 180 डेज, अगर नहीं करते तो RBI आपसे पैसा वापस देने के लिए कह देगा। अगर आपको लगता है कि 180 डेज से ज़्यादा लग रहे हैं तो आप RBI की परमिशन पहले से ही ले लो, अगर सही टर्म्स मतलब अगर सही रीज़न रहा, वैलिड रीज़न रहा तो RBI आपको टाइम दे देगा। इशू प्राइस ऑफ शेयर क्या होगी, सबसे पहले सेबी की गाइडलाइन, अगर लिस्टेड शेयर है तो शेयर लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइंस लगेगी और उससे प्राइस डिसाइड होगा। अगर अनलिस्टेड है तो फिर किसकी गाइडलाइंस लगेगी, द शेयर नॉट लिस्टेड और एनी रिकॉग्नाइज तो मर्चेंट बैंकर, चार्टेड अकाउंटेंट की गाइडलाइंस लगेगी। और अगर आप प्राइवेटली इशू कर रहे हो मतलब प्रेफरेंशियल शेयर्स किसी को इशू कर रहे हो तो फिर वहाँ पे क्या गाइडलाइंस लगेगी, यहाँ पे RBI की गाइडलाइंस लगेगी। तो प्राइस कैसे डिसाइड होगा, अगर लिस्टेड है तो सेबी, अनलिस्टेड है तो मर्चेंट बैंकर, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो RBI। फिर आपको कंपनीज एक्ट देखना पड़ेगा, मेमोरेंडम वगैरह अपना देखना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलता है जिसमें सारा पैसा आता है बाहर से। रिपोर्टिंग देखनी है FDI की, तो देखो सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं इनफ्लो की, जैसे पैसा आता है बाहर से इंडिया या फिर आप कन्वर्ट करते हो ECB वगैरह को, तो उसके 30 दिन में RBI को बता दो कि हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया या फिर पैसा आ गया।
है ना। उसके बाद जैसे ही है ना कहते हैं पैसा आ जाता है पार्टली पेड अप शेयर का, अगर बार बार पैसा आ रहा है तो जब आएगा तब आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग ऑफ शेयर्स आपको कितने दिन में इशू करने होते हैं? 180 डेज में। देखिए जब भी आप इशू करोगे तो उसमें एक फॉर्म फिल करोगे FCGPR, कितने दिन में? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा उस फॉर्म में क्या लिखा होता है। सर्टिफाई करेगा कंपनी सेक्रेटरी कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई किया, कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया, टर्म्स एंड कंडीशन सारे देखे हैं, ठीक है, और सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से कम हो तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा, तो वहाँ पे कौन सर्टिफाई करेगा? वहाँ पे प्रैक्टिसिंग CS करेगा, PCS करेगा। ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मर्चेंट बैंक का चार्टर्ड अकाउंट से कि आपने जो प्राइस डिसाइड किया वो बिल्कुल सही की है। उसके बाद आपको द रिपोर्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कंसेशन, जब पैसे की रिसिप्ट आएगी तब आपको रिपोर्ट ये करनी पड़ेगी। ठीक है, एनुअल रिपोर्टिंग क्या जाती है? आपकी पूरी एनुअल रिपोर्टिंग जाती है एक बन के पूरे साल की कि इस साल आपने क्या क्या काम किए, तो 15 जुलाई तक हो जाती है। इशू ऑफ बोनस शेयर भी अगर आप लोग कर रहे हो तो भी आपको रिपोर्टिंग तो वही करनी पड़ेगी। शेयर को अगर ट्रांसफर कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तो 60 डेज में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। देखो अगर एक इंडिया का बंदा बाहर के बंदे को अगर कोई शेयर्स वगैरह दे रहा है तो उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी किसमें? विदिन 60 डेज में FCTCS, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में। ठीक है, और ये जो बर्डन रिपोर्ट का है वो किस पे करना पड़ेगा? सेलर या बायर, कोई भी हो सकता है, बस वो इंडियन होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर के बंदे को तो नहीं बोल सकते ना। तो अगर एक बंदा दूसरे बंदे को शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आप बाहर के बंदे को नहीं बोल सकते, तो इंडिया का बंदा ही करेगा। अगर आप FCCCB मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड या डिपॉजिट रिसिप्ट भी इशू कर रहे हो तो आपको 30 डेज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। या FDI कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाई थी, आप लोग उसमें से देख लेना, क्योंकि पॉलिसी काफ़ी वास्ट है और है ना उसको इतनी मतलब मेरे हिसाब से एक बार लास्ट में अपनी वो क्लास वाली वीडियो ही देख लेना। तो यहीं तक रखते हैं FDI, जो इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए। थैंक यू।